हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। भूगोल, भारत का भूगोल जानते हो? भारत जिसमें अपन रहते हैं, और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा अक्षांश और देशांतर। क्या रहेगा? जो पूरा ही होगा आपके। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी को सोचे तो अक्षांश देशांतर कुछ ही पॉइंट है, लेकिन हम उसको पूरा सीखेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय समय लाइन क्या होती है, ये सारी बातें सीखेंगे अपन लोग। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ भी समझ में नहीं आए बिना डरे पूछे कि सर इस बात का मतलब क्या है, ये कैसे बताया, ये कैसे आया, हमने ये पढ़ा था, हम ये बता रहे हो। तो आपके क्वेश्चंस का वेलकम करता हूँ। पूछे जरूर, बिना पूछे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भगवान तो है, वो तो टीचर ही। तो पूछ लिया करो, पूछने में कोई बुरा नहीं है। तो हमारे अगर इंडियन ज्योग्राफी जो इधर और वैकेंसीज की जो बच्चे बैठे हैं उनमें कोई ज्यादा गहरी बात है नहीं, लेकिन इसमें आईएएस फाउंडेशन के बच्चे बैठे हैं तो पहली बातें लेके चलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पढ़ा दिया जाए तो बचेगा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? होगा क्या कुछ? तो गहरी बातें होगी, जितनी बात होनी चाहिए उतनी बात तो करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा लेवल ज्यादा रहेगा आप लोगों के लिए। उनका तो है ही भाई, वो तो ऐसे ही पढ़ते आए हैं तो उनको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। और आरएस वाले भी है ना, सोचे कि सर इनमें मर्ज कर दिया तो कुछ छोड़ रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चीजें सारी प्रॉपर होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम यहाँ पे जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे, तो आप लोगों के अक्षांश देशांतर नहीं है सिलेबस में। आपके तो सीधी सी बात पूछे थे राजस्थान में कि भाई राजस्थान का अक्षांश कहाँ से शुरू, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ से देशांतर शुरू, कहाँ से खत्म हो रहा है। यहाँ पे पूरी परिभाषा भी है, अक्षांश किसे कहते हैं, कितने होते हैं, क्या जरूरत पड़ी, इसका आज का जीपीएस सिस्टम क्या है जो 1970 से चल रहा है। समझ रहे हो सारी बातें? और आपके जो सिलेबस का काम शुरू होगा वो होगा भारत का भौतिक प्रदेश। कौन सा? मतलब इंडिया का पूरा सरफेस एरिया जाएगा उसमें, कहाँ मैदान है, कहाँ पे पहाड़ियां हैं, कहाँ पे कौन सी मतलब विषमताएं बन रही है, कौन सी जैव विविधता बन रही है, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सी पहाड़ियां हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर। तो आपके तो सिंपल फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे, इनके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम इसमें जैसे आरएस फाउंडेशन में लास्ट बात की थी, दिन रात बना रहे थे, ऐसा ही कुछ कर रहे थे ना? अरे बोलो तो सही। yes, ऐसा तो नहीं कि यहाँ बैठा थे तो बोलना बंद कर दो, बोलना तो है। yes, सर। यही काम खत्म किया था ना? yes, दिन रात बना लिए थे क्या? yes. तो हमने बात शुरू की थी पृथ्वी से। पृथ्वी हमारी गोल है, कैसी है भाई? और हम भी सारी गोल ही हैं। पृथ्वी किस भाषा का शब्द था? संस्कृत भाषा का। किस भाषा का शब्द था? संस्कृत भाषा। ये बातें हमने सीखी थी। और पृथ्वी की दो गतियां पढ़ी थी हमने, घूर्णन गति और कौन सी गति थी? परिभ्रमण और परिक्रमण गति। कौन सी गति? एक गति जिम्मेदार है दिन रात बनाने के लिए और एक गति जिम्मेदार है सीजन या ऋतु बनाने के लिए। ये बातें की थी ना? तो हमें पृथ्वी को समझना पड़ेगा, और पृथ्वी को समझना पड़ेगा तो हमें कोई आधार लेना पड़ेगा। तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारी जो है वो गोल है। कैसी है? लेकिन प्रॉपर गोल भी नहीं है ये। कैसी है भाई? ऐसी है जिसमें बना रहा हूँ लद्वास। समझ में आ गई बात? तो 90 डिग्री का कोण ऐसे होता है ना? अरे ऐसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अरे कितनी झुकी हुई है? ऐसे बनेगा ये, यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल या ध्रुव। क्या बोलते हैं? पोल या ध्रुव। बोलो मेरे साथ, पोल या ध्रुव। सब बच्चे बोले पोल या ध्रुव। अब ऊपर को हमने माना है उत्तर दिशा, दिशा ही अपन ने बनाई है। देखो ये तो सारा अध्ययन करने वाले हैं, ये काल्पनिक अध्ययन है। आप धरती पे कहीं चीजों को ढूंढने लगोगे ना तो नहीं मिलेगी चीज। अब ये गोला है, इसको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए साइंटिफिक तरीका तैयार किया गया है। तो इसको देखा गया कि ये कैसे है, तो इसको पाया गया कि ये 90 डिग्री के एंगल में सीधा खड़ा नहीं है। ये मतलब ये गोल तो नहीं है, ये ऊपर से चपटा और बीच में उभरा हुआ है। कैसे है? ऊपर से चपटा, नीचे से चपटा और बीच में उभरा हुआ। जैसे संतरा देखते हैं अपन लोग, नींबू देखते हैं, पूरा गोल शेप नहीं होती है ना, उसकी शेप नहीं होती है ना, ऊपर से चपटा हुआ रहता है, जैसे बीच में से उभरा हुआ होता है ना। समझ में आ रही बात? ग्लोब देखा है सबने? तो वो बिल्कुल गोल मोल नहीं है, चपटा
बट्टा हुआ और टेढ़ा भी है। जो टेढ़ा है मतलब वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? अब 90 डिग्री होना चाहिए था, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? तो अब वो कितने एंगल पे खड़ा है? 4.5 डिग्री के एंगल पे। कितने एंगल पे? इस बात को समझ में, अरे कोई 90 डिग्री होना चाहिए था, मतलब सीधा होना चाहिए था, लेकिन उसको कितना झुका दिया? 23.5 डिग्री। खड़ा कितने पे? 4.5। कितने पे? ये बात तो क्लियर हो गई। ऊपर को हमने नाम दिया उसका उत्तर। क्या नाम दिया? नीचे को नाम दिया हमने दक्षिण। ये दिशा ज्ञान आती तो ज्योग्राफी में, लेकिन इसके लिए अलग से बताऊंगा। एक बार हम इस टॉपिक को समझो। दिशा कैसे बनी है? 12 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है? 12। समझ लो मेरी बात। प्रॉपर हम 4 दिशाएं पढ़ते हैं। पूर्व दिशा मतलब कौन सी? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। इन्हीं दिशाओं से बाकी दिशाएं बनती है। ऊपर नीचे भी दिशा होती है। समझ में आ गई बात? अरे समझ रहे हो ना? yes, तो ये होना कैसे चाहिए था? 90 डिग्री, लेकिन कितना झुका हुआ है? 23.5। कितना बच गया? 4.5। तो आपको ये पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री पे खड़ी है? कितनी डिग्री झुकी हुई है? कितनी डिग्री? ये बात क्लियर हो गई ना? समझ रहे हो मेरी बात? अब इसमें देखो समझने वाली बात क्या है। अब ये पृथ्वी 2 गतियां कर रही है। कितनी गतियां कर रही है? ये नए वाले बच्चे समझेंगे, उनको तो बता दिया था मैंने गतियां। कौन कौन सी? एक तो होती है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। और एक गति बताई थी मैंने, परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण। घूर्णन का मतलब अपने आप में घूमना या अपने अक्ष पे घूमना। अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरी, केंद्र। जैसे कोई पहिया होता है ना, उसका केंद्र, जैसे गाड़ी का पहिया घूमता रहता है ना अपने एक्सप्रेस, अरे घूमता रहता है ना, तो अक्ष बोलते हैं। धुरी या चौसा का मतलब चौसा को भी बोलते हैं अक्ष। तो आपको यहाँ पता रखना है, जैसे कोई भी टायर है उसका बीच का जो केंद्र है उसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष। जैसे हमारे शरीर का अक्ष हो गया छाती। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे अपने आप में जो अक्ष चक्कर लगा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। किसकी ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएगी, ऐसे घूमेगी। तो एक हिस्सा सामने आ जाएगा, एक सामने वाला हिस्सा पीछे छुप जाएगा, चलता रहेगा ये काम। तो इसका ये संपूर्ण हिस्सा घूर्णन करते हुए 24 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है? 24 घंटे। अब इस पे सूर्य प्रकाश डाल रहा है सब। कौन प्रकाश डाल रहा है? सूर्य। सूर्य के सामने जो हिस्सा होगा उससे क्या बनेगा? दिन बनेगा। क्या बनेगा? दिन। क्या बनेगा भाई? और सूर्य के ऑपोजिट जो हिस्सा होगा उससे क्या बनेगी? नए वाले बच्चों को समझ में आ रही है बात? क्या बनेगी? तो आपको पहला कारण तो ये पता होना चाहिए कि दिन रात किस पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं? घूर्णन गति, जिसको दैनिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर कितने दिन में निपटाती है? एक। और इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है? दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? समझ में आ गई बात? अब हम बोलने को ये बोलते कि सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। क्या सूर्य उदय अस्त होता है क्या? नहीं। ये तो पृथ्वी का नेचर है। किसका नेचर है? पृथ्वी का नेचर है कि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है तो एक हिस्सा सूर्य के सामने आ गया, एक हिस्सा छुप रहा है। जिस हिस्से में मतलब सूर्य नहीं दिख रहा वहां रात हो जाएगी, जहां पे सूर्य दिख रहा वहां पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। मोटी मोटी बात समझ में आ गई? आगे देखो दूसरी परिक्रमा। सूर्य मतलब पृथ्वी अपने एक्स पे भी घूम रही है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य। और एक चक्कर इसका 365 दिन में होता है। कितने दिन में होता है? 365। कितने दिन में? 365। सपोज दैट पृथ्वी को अपन 90 डिग्री के एंगल पे समझ रहे हैं अपन, तो यहाँ पे मतलब जीरो अपने जैसे रेखाएं समझेंगे पृथ्वी की। जैसे ये भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? मतलब अपन अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाएं। और पढ़ेंगे अपन देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? तो अक्षांश, अक्षांश बोला है मैंने। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे क्या बोला था? अक्ष। अक्ष से खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या बोला मैंने? इसका अक्ष तो यही होगा ना, इसका केंद्र तो यही होगा। जैसे मान लो सपोज दैट ये टायर है और इसका केंद्र यही तो होगा ना। तो इस अक्ष से जो रेखाएं खींची गई है उन्हीं रेखा को क्या बोल दिया? अक्षांश रेखा। अब ये तो हमें सर्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने ये बोला था कि संतरा वो तो चारों ओर से बराबर फैला हुआ होता है ना। 3D में होता है, 2D में होता है। 3D में किसमें होता है? 2D तो बस इधर और इधर हो गया, 3D मतलब चारों ओर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो संतरा हमने समझा है, तो संतरा चारों ओर से फैला हुआ है। तो पृथ्वी
पृथ्वी भी चारों ओर से फैली हुई है, तो इसका जो बीच का केंद्र होगा, मतलब यहाँ से वो रेखा शुरू की और ये चारों ओर चक्कर काट गए, चारों ओर। कैसे? जैसे यहाँ पे भी बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ से वो चक्कर शुरू किया, ये ऐसे हो गया ना, ये हो गया ना, अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? चक्कर आ रहा नहीं, ये पीछे कैसे हम देखने के लिए बना रहे हैं इसे, ये चक्कर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ मुझे, नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। ऐसे ये इस डायमेंशन में, मतलब ये पीछे कैसा मैंने दिखाने के लिए ऊपर बना दिया, तो ये पूरा का पूरा चक्र हो गया। तो ऐसे सर्किल बने हुए हैं, मतलब अक्ष से जो रेखाएं खींची गई उन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये समझ में आ रही पूरी पूरी बात? और हम यहाँ पे समझ क्या रहे थे, हम यहाँ पे ये समझ रहे परिक्रमण गति से धरती के ऊपर सीजन बढ़ती है, ऋतुएं बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ऋतुएं। सपोज दैट सूर्य यहाँ पे सीधा चमकेगा, यहाँ पे सीधा चमकेगा और यहाँ पे सीधा चमकेगा, और यहाँ हम जैसे पृथ्वी से, मतलब यहाँ पे जिस रेखा को खींचा तो इसको हमने नाम दिया 0 डिग्री। क्या नाम दिया? 0 डिग्री। धरती है, इसको बीच में से दो भागों में बांटा, तो ये बीच में से, बीच को बोलते हैं भूमध्य। क्या बोलते हैं? भूमि है पूरी, भू का मतलब भू, मध्य मतलब बीच में, इस 0 डिग्री को क्या बोल दिया हमने? भूमध्य रेखा। क्या बोल दिया? भूमध्य रेखा। क्या बोल दिया? भूमध्य रेखा। तो इसके दो गोले बन गए। कितने गोले बन गए? दो गोले बन जाएगा। गोला यानी गोला का आधा और गोले का, भाई पूरा गोला है ये, और बीच में टुकड़ा कर दिया इमेजिनरी रूप से, वैसे तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस रेखा के माध्यम से इसको दो भागों में बांटा, तो इसको क्या बोल दिया? गोला। क्या बोल दिया? बोलो मेरे साथ। ये समझ में आ रही है बात? इधर कौन सी दिशा, इधर कौन सा कोण बनाया था हमने? उत्तर। क्या बनाया था? तो ये कौन सा गोला हो जाएगा? गोला, यानी गोला अर्धवृत्त आधा। आधा गोला क्या कहलाता है? उत्तरी गोला। आधा गोला क्या कहलाता है? दक्षिणी गोला। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोला। ये बात समझ में आ गई? ऐसे हम एक यामोत्तर लाइन खींचते हैं। कौन सी लाइन? यामोत्तर। वहां से देशांतर रेखाएं पड़ेंगी। कौन सी रेखाएं पड़ेंगी? देशांतर रेखाएं। ये बड़े-बड़े सर्किल होते हैं, मतलब ऐसे, ये भी पीछे, मतलब ऐसे चला जाएगा पीछे। समझ रहे हो मेरी बात? उधर से हो क्या आएगा? संतरा समझा ना आपने, मतलब पूरी की पूरी राउंडिंग आप घर जाके पेन से बढ़ाना एक बार संतरे के ऊपर ये रेखा, सर्किल बनेगी। क्या बनेंगे? सर्किल। तो यहाँ पे जो यामोत्तर लाइन है, जो यहाँ पे देशांतर रेखा है, ये जो लाइन, अब इससे भी एक गोला इधर का बन गया, एक गोला इधर का बन गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सा गोला? बोलो मेरे साथ, पूर्वी गोला। कौन सा गोला? पूर्वी गोला। और यहाँ पे कौन सा गोला हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी कितने गोलार्ध में बटी हुई है? 4 में। कितने गोलार्ध में? 4 गोलार्ध में। 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोला अपन ने, तो 0 डिग्री से हम यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे इस सर्किल का, क्योंकि कोई भी जो सर्किल होता है, कोई भी 3D डायमेंशन 2D डायमेंशन होता है, उसका टोटल मान होता है 360। कितना होता है? 360। समझ में आ रही है बात? कितना होता है? 360। तो यहाँ पे अपन यहाँ से, मतलब हमने इसको आधार माना और यहाँ पे लंब डाला, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो यहाँ से, यानी अक्ष से अगर कोई कोण बनाए, तो यहाँ पे सीधा कोण कितने का बन सकता है? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से हमने यहाँ पे कोई कोण बनाया, तो ये तो 0 डिग्री का है, फिर 1 डिग्री का बन जाएगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ऐसे कोण बनेंगे ना? नहीं बनेंगे। कितने तक कोण बना सकते हैं? 90। तो ये 90 का बन गया, ये कितने का बन गया? 90 का। ये कितने का बन गया? 90 का। ये कितने बनेगा? समझ में आ रही है बात? अब यहाँ से 1 डिग्री का कोण बनाया, और यहाँ से भी हमने कितने डिग्री का कोण बनाया? 1 डिग्री का। यहाँ पे 2 डिग्री का कोण बनाया, तो यहाँ पे कितना बनाया? 2 डिग्री का। यहाँ पे कितना? 3। यहाँ पे भी 3। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे आते आते हम आ गए 23 डिग्री। बोलो मेरे साथ, 23 डिग्री 26 मिनट। कितने मिनट? 26 मिनट। और यहाँ पे भी कितने आ गए? 23 डिग्री 26 मिनट। कितने मिनट? 23 डिग्री 26 मिनट से लेकर 23 डिग्री 26 मिनट तक एक वर्त बनाया, जिसको बोलते हैं अक्षांश वर्त। क्या बोलते हैं? अक्षांश वर्त। क्योंकि हमने अक्षीय से शुरू किया था ना, इन रेखाओं का नाम ही सबका निकाल दिया अक्षांश वर्त। क्या नाम निकाल दिया? समझ में आ रही पूरी कहानी? तो यहाँ से हमने 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक एक वर्त बनाया, और इस वर्त के ऊपर सूर्य के जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो लास्ट इतने तक सूर्य को वो क्या कर पाती है? डिफाइन कर पाती है। कितना? 23.5 तक। कितना तक? 23.5 तक। कितने तक? 23.5 के बाद वो जा ही नहीं पाती, मतलब उसका लास्ट जो मूवमेंट होता है वो 23 डिग्री 26 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? इसको 23.5 डिग्री बोलते हैं।
कितना बोलता है? इस रेखा में, जब इस रेखा पे ये सूर्य आ जाता है उस टाइम नक्षत्र की एक राशि फल होती है कर्क राशि। कौन सी राशि? मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे तारीख आती है 21 जून। कौन सी तारीख आती है? 21 जून। बोलो मेरे साथ बेटा, 21 जून। मतलब 21 जून को सूर्य की स्थिति पूरी तरह उत्तरायण होगी। मतलब सूर्य के कंपैरिजन में पृथ्वी उत्तरायण होगी। कैसे होगी? उत्तरायण। समझ में आ रही है बात? मतलब सूर्य यहाँ पे चमकेगा सीधा, कहाँ पे? 23 डिग्री 26 मिनट पे। कहाँ पे चमकेगा? कितने पे चमकेगा? 23 डिग्री 26 मिनट पे चमक रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 21 जून को सूर्य सीधा चमकेगा और यहाँ पे राशि कौन सी होगी? कर्क राशि। कौन सी राशि? तो इस सर्किल को ही हमने बोल दिया समझने के लिए कर्क रेखा। क्या बोल दिया? कर्क रेखा। बोलो क्या बोल दिया रे? समझ में आ गई बात? तो सूर्य उत्तरायण है, तारीख कौन सी है? 21 जून। कौन सी है? 21 जून। समझ में आ गई बात? इधर अगर यही सूर्य, मतलब ये सूर्य मतलब यहाँ से तो गया होगा ना और यहाँ से आया होगा, तो यहाँ गया होगा, तो यहाँ पे 21 मार्च से लेकर 23 मार्च, मैं क्या बोल रहा हूँ? 21 मार्च से लेकर 23 मार्च सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमक रहा था। कौन सी रेखा पे? कौन सी रेखा पे? समझ में आ गई बात? इसी स्थिति को बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? विषुव। समझ में आ गई बात? तो ये स्थिति बनती है तो हमारे इंडिया में ऋतु बनती है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु बनती है? बसंत ऋतु। और 21 डिग्री पे चमकेगा तो ऋतु बनेगी गर्मी। कौन सी बनेगी? गर्मी। कौन सी बनेगी? गर्मी। अब जैसे इसने यहाँ पे 21 डिग्री पे सूर्य सीधा चमका तो यहाँ पे कर्क रेखा और सूर्य की दोनों की संक्रांति पैदा हुई। क्या पैदा हुई? संक्रांति। तो इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। 23 डिग्री 26 मिनट क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। सूर्य सीधा चमका तो इसको क्या बोल दिया? संक्रांति। क्या बोल दिया? संक्रांति। इसी को बोलते हैं अयनांत। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं भाई? संक्रांति बोल दो, अयनांत बोल दो, कर्क रेखा बोल दो, सीधी समझ में आ रही? 21 जून बोल दो, गर्मी बोल दो, गर्मी का मतलब प्रॉपर और सपोर्ट पॉइंट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो ना आप। तो 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है? यहाँ सीधा चमकता है। कहाँ सीधा चमकता है? 21 से 23 मार्च को कहाँ सीधा चमकता है? समझ में आ गई बात? अब यहाँ से देखो वापस सूर्य आएगा आएगा आएगा, आ गया सर? यहाँ पे आते आते एक तारीख आएगी सितंबर की। बताओ कौन सी तारीख आएगी? सितंबर की। कौन सी? पीछे कल ही बताया था। कौन सी सितंबर? 23 सितंबर। तो सूर्य कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा क्यों आएगा? अरे किस रेखा क्यों बनाएगा? और यहाँ पे भी क्या बनाएगा? विषुव। क्या बनाएगा? विषुव। तारीख कौन सी आएगी? 21 सितंबर से। बोलो मेरे साथ, 21 सितंबर से 23 सितंबर। इसके ऊपर ये सीधा भूमध्य रेखा पे चमकेगा तो यहाँ पे बनेगा शरद ऋतु। कौन सा ऋतु? यहाँ पे कौन सा ऋतु था? बसंत। कौन सा? ऊपर गर्मी, यहाँ पे कौन सी? शरद। बोलो मेरे साथ एक बार, शरद। अरे कौन सी है? शरद। समझ में आ गई इतनी सी बात? कौन सी ऋतु बन रही है? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। क्लियर? आगे देखो, अब ऐसे आते आते जैसे ऊपर गया 23.5 डिग्री तक, तो ये नीचे भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। लास्ट इसकी हद कितनी है? 23 डिग्री 26 मिनट। कितनी हद है इसकी? 23 डिग्री 26 मिनट। और यहाँ पे आएगा तो उस टाइम हमारे नक्षत्र राशि पर होगा, कौन सा होगा? मकर। बोलो मेरे साथ, मकर। तो यहाँ पे मकर संक्रांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति कब होती है? यहाँ पे ध्यान रखना, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। कब होती है? 21 दिसंबर और 22। ये दोनों डेट क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। कौन सी संक्रांति होती है? इसी को मकर अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर अयनांत। क्या बोलते हैं? मकर अयनांत। मतलब आपको कोई पूछे कि सूर्य 22 दिसंबर को कहाँ रहता है, तो आप बोलोगे सर मकर रेखा पे। कहाँ रहता है? आपको पूछे कि सूर्य 21 मार्च को कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा। किस रेखा पे? बस अटक गए ना? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो 21 मार्च, 23 मार्च, 21 सितंबर, 23 सितंबर, मतलब 2 बार तक भूमध्य रेखा पे रह रहा ना। अब आपको यहाँ से मोटी मोटी चीज समझने से कई चीजें समझने वाले पर आपको कोई पूछे 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है? सर बोला उत्तर में गया हुआ है। कहाँ पे गया हुआ है? 22 दिसंबर को कहाँ गया हुआ है? दक्षिण में गया हुआ है। आपको पूछे कि मार्च के महीने में कहाँ रहता है? बोला सर यही रहता है। सितंबर के महीने में कहाँ रहता है? बोला सर यही रहता है, बीच में रहता है। तो मार्च के महीने में, सितंबर के महीने में तो रहेगा ये बीच में, धरती के बीचों बीच। कैसे रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? रह रहा है ना? समझ में आ गई बात?
और बाकी 2 टाइम बोला आपको पूछे जून में तो माता बनार पढ़ लो, कटार पढ़ लो। आप तो उत्तर दिशा में चल, अरे कौन सी दिशा में? तो 21 जून को ये कहां चमकेगा? सीधा का सीधा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं? कैंसर। समझ में आ गई बात? मतलब को क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। और भूमध्य रेखा को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन? इक्वेटर लाइन। बोलो सब बच्चे, इक्वेटर लाइन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये जो सारा जो सर्किल हो रहा था, ये इसके राउंड होने से हो रहा था, ये परिक्रमण करने से हो रहा था। क्या करने से हो रहा था? परिक्रमण करने से। कौन सी गति करने से? परिक्रमण। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई ना? यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? तो हमने अक्ष की कहानी सारा समझा। तो हमने यहाँ पे 3 रेखाएं समझी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मध्य रेखा। इसके अलावा भी तो रेखाएं होती है। 90 सर्किल बनाए थे ना? 90 सर्किल तो नहीं बनते, 89 सर्किल बनते हैं। कितने बनते हैं? और नीचे भी कितने बनेंगे? क्योंकि ये जो ऊपर जो पॉइंट बनता है ना, ये पूरा सर्किल नहीं बना पाता। एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु चाहिए? ए और बी। अरे चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन बिंदु ए है, बी है ही नहीं, तो बिंदु बी होगा नहीं तो सर्किल बनेगा नहीं। तो यहाँ पे कितने सर्किल बनेंगे तो उनकी काउंटिंग करेंगे अक्षांश रेखाओं में। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ रहे हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के परिक्रमण गति करती है तो हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि सूर्य कब कर्क रेखा पे जाएगा, कब भूमध्य रेखा पे जाएगा, कब मध्य रेखा पे जाएगा, कब किस किस रेखा पे जाएगा। तो सूर्य 90 डिग्री रेखा पे कब जाता है भाई? 90 डिग्री। हाँ, ये समझ आता है? यही समझाया मैंने। 90 डिग्री पे कब जाता है सूर्य? जाता है क्या? अब मुझे ये बताओ, 23.5 और 23.5 कितने हो गए? 23 गुना 46 कितना? 47। दिमाग को कैसे चलाना बेटा? ये अभी तो ये बेसिक समझा, आपने स्टेप से समझा है। दिमाग की बात तो अब शुरू होगी। आपको तो सच में काम करना। ऐसा नहीं कि सर मुझे 23 का पता है, 21 का पता, हाँ छोटा बड़ा, इससे काम नहीं चलेगा। अब वो भूल जाएगा आपको। अब इन्हीं से क्वेश्चन बनाएगा। 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री टोटल कितना हुआ? कितना? 47 डिग्री हो गया। तो सूर्य और पृथ्वी सीधा 90 डिग्री के एंगल का कितना तक कोण बना सकती है? 23.5 डिग्री का। मतलब कितना पृथ्वी का और सूर्य का सामना होगा सीधा सीधा? 47 डिग्री। कितना डिग्री? 47 डिग्री। बता सकते हो क्या? अरे कितना आमना सामना हो रहा है सूर्य का और पृथ्वी का? सीधा सीधा। जैसे कोई भी लंब डालेंगे तो वो 90 डिग्री होगा ना? अरे 90 डिग्री होगा ना? सीधा लंब कोई से भी डालें तो सूर्य का आमना सामना और पृथ्वी का आमना सामना कितनी डिग्री तक हो सकता है? 47 डिग्री। 90 दूनी 18, 180 डिग्री बनोला। कितने होंगे? 47 डिग्री। अलग अलग समय, अलग अलग अक्षांश पे सूर्य का आमना सामना कितने डिग्री तक हो सकता है? 47 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? ये समझ में आ गई बात? मतलब कितना ही होता है। ये तो डिफरेंस है। कितना डिग्री है? 47 डिग्री। कितना डिग्री? 47 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? कमल हंसी आ रही है तेरे को? है नहीं सर। नहीं ज्यादा आ रही है क्या? नहीं सर। कुछ बोल देना तेरे को। इसके है ना वो रोज तो बोलने का मौका मिला, आज तो मिलेगा। बेटा देखो कैसे बैठा है कोरोना वायरस के लिए वहां पे। ये रोकेगा सारा कोरोना को। ये मास्क किसने नहीं लगा के रहे? देख लिया सारा ऐसा नहीं पता। अरे इतनी दुनिया कर रही तो सच में होगा, लगा लिया करो। सारी दुनिया झूठ थोड़ी बोलती है। हाँ तो फेसबुक पीएचडी ध्यान दे लो सामने बातें कर रहा है। अभी पूछूंगा, पूछे जाना जरा तो है नहीं तेरे को। हाँ आगे देखो, ऐसे हम इसके ऊपर करेंगे। पंजरी कटिबंध चीजें समझेंगे। ध्यान से सुनो क्या क्या सीखने वाले हैं। हमें ये पता लग रहा है कि उत्तर में दिन कब बड़े होंगे? उत्तर में दिन जब बड़े होंगे जब उत्तर में सूर्य आएगा, तभी बड़े होंगे ना। उत्तर में सूर्य कब आता है? गर्मियों में। तो गर्मियां कब पड़ती है? जून जुलाई में। कब पड़ती है? तो जून 21 जून को सूर्य सीधा चमकेगा। किधर? किधर चमकेगा भाई? सर्दियों में सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा? भाई हम उत्तर में रहते हैं भाई, हम भारत की स्थिति का पता करेंगे तो भारत आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध यहाँ पे इंडिया है। क्यों समझ रहे मोटा मोटा? क्योंकि जब भी आपने कई बार जैसे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी,
तो आपने ये पढ़ा होगा कि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में होके गुजरती है, पढ़ा है ना? तो हमें ये पता है कि भाई कर्क रेखा ये है, और कर्क रेखा तो राजस्थान अपने आसपास होगा, और इसके जब राजस्थान आसपास है तो इंडिया आसपास ही है, क्योंकि राजस्थान इंडिया में रहता है। तो हम तो यहाँ रहते हैं ना, इस गोले में कहाँ रहते हैं? गोले में यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समझ में आ गई इतनी बात? कहाँ रहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो हमारी जो गर्मी आएगी वो कब आएगी? हमारी गर्मी आएगी जून जुलाई में। कब आएगी? जून जुलाई में। अगर सपोज दैट हम यहाँ नहीं रहते और यहाँ रहते, कहाँ रहते? यहाँ नीचे, तो हमारी गर्मियां जून जुलाई में नहीं आती, हमारे लिए तो और सीजन होती है, होती या नहीं होती? अगर हम यहाँ पे भी नहीं होते तो यहाँ पे होते तो हमारी सीजन कुछ अलग होती, और अगर यहाँ नहीं होते तो यहाँ होते तो हमारी सीजन कुछ अलग होती। तो हमारे जो 8 महाद्वीप बसे हुए हैं, जिनके 7 महाद्वीप पड़ते हैं, 6 महाद्वीपों पे जनसंख्या रहती है। कितने महाद्वीपों पे? 6 महाद्वीप, और इन्हीं के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आर्यस वाले ध्यान देंगे, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो जैसे कर्क रेखा के ऊपर दुनिया के कौन-कौन से देश हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कर्क रेखा। और कर्क रेखा से आपने नाम सुना होगा हवाई द्वीप का। किसका नाम सुना होगा? तो वो यहीं से आएगा जरूर, प्रशांत महासागर से। तो हवाई द्वीप का नाम सुना होगा, मेक्सिको का नाम सुना होगा, बहामास का नाम सुना होगा, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, ऐसे नाम सुने हैं ना? अल्जीरिया, नाइजर, जैसे आपने नाम सुना होगा लीबिया, ओमान, सऊदी अरब, जैसे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जैसे आपने नाम सुना होगा मालदीव का, इंडोनेशिया का। अरे सुन रहे हो क्या? उसमें नहीं आएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा में आएगा, जैसे आप मैंने बोला लास्ट में, ओमान के बाद जाएगा भारत के बाद आपका बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चीन। ये सारी के सारी कर्क रेखा पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा। ऐसे भूमध्य रेखा की पूछ लेगा तो मैं भी लिखा हुआ इनको। तो भूमध्य रेखा को आपको पता होना चाहिए। भूमध्य रेखा जैसे इक्वाडोर का नाम सुना होगा, किसका नाम? कोलंबिया का नाम सुना होगा, ब्राजील का नाम सुना होगा, सुना है ना इसे नाम? आर्यस वालों को पूछ रहा हूँ, ये देश भूमध्य रेखा पे स्थित है। किस पे स्थित है? जैसे नामीबिया का नाम सुना है, किस रेखा पे स्थित है? मकर रेखा पे। किस पे? बोत्सवाना का नाम सुना है, किस पे? मकर रेखा पे। किस पे? मकर। दक्षिण अफ्रीका का नाम सुना है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, समझ रहे हो? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ऐसे बोला मैंने। नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ये सारे के सारे मकर रेखा पे स्थित है। किस रेखा पे स्थित है? मकर रेखा। ऐसे देशों को बारे में पढ़ेंगे। तो इन रेखाओं पे कौन-कौन से देश स्थित है, और भारत कौन सी रेखा पे आता है? कर्क रेखा पे। कौन सी रेखा पे? भारत के 2 भाग यानी 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, गुजरात में चलती है, राजस्थान में चलती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पता है ना सभी को? झारखंड पता है ना? पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें जाती है ना? अरे इन्हीं में जाती है। तो ये पढ़ेंगे। अब कर्क रेखा राजस्थान में पढ़ेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कहाँ पे? गांव भी पूछे तो चीखली गांव। कौन सा गांव? जैसे चीखली शिलालेख भी है, चीखली शिलालेख भी है, जहाँ पे किसान आंदोलनों की जानकारी मिलती है। चीखली शिलालेख, ताम्रकंडी शिलालेख, ये सारी इसी के आसपास है। समझे मेरी बात? तो ऐसे इन चीजों को पढ़ा जाता है। तो हमारे 3 रेखाएं स्थित है, जिनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। कौन सी रेखाएं? भूमध्य रेखा बोलो, कर्क रेखा, और कौन सी? और ये तीनों ही किसके आधार पर डिसाइड की गई है? सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम और न्यूनतम किसके? परिक्रमण के आधार पे। किसके आधार पे? सूर्य का न्यूनतम जो परिक्रमण गति किस 0 डिग्री होगा, और अधिकतम 23.5, अधिकतम 23.5। समझ में आ गई बात? तो पूरा अधिकतम कितना होगा? 47 डिग्री। कितना होगा? समझ में आ गई बात? इसी के आधार पे हमने 3 रेखाओं को सेट किया है, और इन्हीं रेखाओं से 3 पेटियों का निर्माण होता है। कितनी पेटियों का? जिनको जलवायु पेटियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु पेटियां, या कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। जहाँ पे सूर्य सीधा चमकेगा तो गर्मी होगी, और गर्मी को ही ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण। समझ में आ गई बात? जहाँ सूर्य सीधा नहीं चमकेगा वहां पे सर्दी होगी, और सर्दी को ही ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं शीत। क्या बोलते हैं? शीत। तो एक तो बन गया उष्ण और एक बन गया शीत। क्या बन गया? तो प्रत्येक में मोटे तौर पे कितने कटिबंध है? 2 कटिबंध। कितने कटिबंध? 2 कटिबंध। कितने कटिबंध? 2। समझ में आ गई बात?
अब इन दोनों कंडीशन से एक तीसरा कंडीशन और बढ़ जाएगा। जब शीत और उष्ण मिलेंगे तो शीतोष्ण बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको सबको पता है कि भाई ये एरिया हो गया 23.5 से 23.5 डिग्री का, तो यहाँ पे कौन सा एरिया बढ़ेगा? उष्ण। कौन सा? सूखा। कौन सा? क्योंकि गर्मी है ना, सूर्य सीधा चमकेगा ना। सूर्य सीधा कितने डिग्री तक चमक सकता है? 47 डिग्री तक। कितना? और इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा जलवायु बढ़ेगा? उष्ण जलवायु। बोलो मेरे साथ। ये बात क्लियर हो गई? 47 डिग्री। बाकी और भी तो बच रहा है। 90 गुना 180 क्या था ना? अरे क्या था? नहीं क्या था? तो 23.5 से लेके फिर अपन जाएंगे 66.5 डिग्री पे। 66 डिग्री 34 मिनट। बोलो मेरे साथ एक बार। 66 डिग्री 34 मिनट। 66 डिग्री 34 मिनट। 66 डिग्री 34 मिनट तक का। 66 23 से गए अपन कहां पे? 23 से कहां पे गए? 66 और 66 डिग्री 34 मिनट। बोलो एक बार मेरे साथ, बोलो इस बात को। यहाँ पे सर्किल बनाएंगे जिसको आर्कटिक सर्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल। इस सर्किल के ऊपर 66.5 से लेकर 90 डिग्री, यानी लास्ट एंगल कितना था अपना? यहाँ से कोण कितना बनाया था? कितना बनाया था? तो 66.5 से 90 का जो सर्किल होगा वहां पे प्रॉपर शीत अवस्थाएं होगी। कौन सी अवस्थाएं होगी? तो 66 से 90 पे कौन सी अवस्था है? शीत अवस्था। बोलो मेरे साथ। 66 से 90 पे कौन सी अवस्था है? और नीचे भी 66 से 90 पे कौन सी अवस्था है? शीत अवस्था। तो यहाँ पे तो कौन सी थी? उष्ण अवस्था। और ऊपर 66 से 90 शीत अवस्था। 66 से 90 शीत अवस्था। दो चीजें बन गई, ऊपर शीत नीचे शीत, बीच में उष्ण। बच्चा मामला 23.5 से 66 का। किसका बच्चा? 23.5 से 66। जहां से शीत होगी वहां से शीत आ जाएगी, जहां से उष्ण होगी वहां से उष्ण आ जाएगी। जहां से शीत होगी शीत आ जाएगी, जहां से उष्ण होगी उष्ण चली जाएगी। समझ रहे हो एक बात? तो शीत प्लस उष्ण इसको बोल दिया शीतोष्ण। क्या बोल दिया? शीतोष्ण। क्या बोल दिया? शीतोष्ण। समझ में आई क्या बात? नहीं समझ में थी? आपने समझ रहे एक बात, यही समझाएगी पूरी बात अक्षांश देशांतर आपको। अब ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन, और ये 23.5 और ये 23.5। यहाँ पे क्या बनाया था हमने? उष्ण। क्या बनाया था? ये 66 और ये भी 66। 66 हो गई ना यहाँ पे, मतलब ये 23 और ये 0, ये 23 और ये 66। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे उष्ण, ये पूरा का पूरा क्या है? अरे ये डब्बा पूरा का पूरा क्या है? उष्ण। मतलब पूरा का पूरा जाएगा पर्टिकुलर चारों ओर का। पृथ्वी अक्ष में भी तो घूम रही है ना। आगे देखो, ये जो डब्बा बच रहा है और ये जो डब्बा बच रहा है, और इस डब्बे के ऊपर हमने बात की 66 से 90 तक। कहां तक बात की? 66। इसको हमने बोला शीत। क्या बोला? शीत। और पूरी पृथ्वी अपनी कितने कटियों में बांटी थी शुरू में? 2 में। नेचर वही होता है, ठंडा हो गर्म, यही होता है ना। लेकिन एक बीच की अवस्था होती है साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था। और यहाँ पे उष्ण और शीत से बना उष्ण और शीत, शीत प्लस उष्ण है, तो ये दीर्घ संज्ञा जाएगी शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण। शीतोष्ण क्या हो गया? शीतोष्ण। अब बीच की अवस्था कौन सी बचेगी यहाँ पे? शीतोष्ण। कौन सी बचेगी? या तो शीतोष्ण बोल दो, या इसी का, यानी इससे कम है ना, इससे कम ये होगा भाई। सूर्य सीधा चमकेगा ना, ज्यादा गर्मी यहाँ पे होगी ना, कम चमकेगा तो यहाँ पे होगी। तो यहाँ से इससे कम है, इससे कम होगा तो इससे छोटा होगा, तो इसको बोलेंगे उपोष्ण। क्या बोलेंगे? उपोष्ण। नए वाले बच्चे भी ध्यान से देख ले। तो बीच का क्षेत्र उष्ण, लास्ट का क्षेत्र शीत, दोनों से मिलकर क्या बन गया? शीतोष्ण या उपोष्ण। पृथ्वी कितने कटिबंध में बटी हुई है? 3 में। कितने में? मोटे तौर पे कौन कौन सा? उष्ण और शीत। बोलो मेरे साथ। और 3 कौन से हैं? उष्ण और शीतोष्ण। उष्ण शीत और शीतोष्ण। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या समझ में आनी बात? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आराम से कर दोगे। उष्ण 23.5 तक। आपको जब ये पता है कि भारत यहाँ पे है, देखो कितनी सारी चीजें सीखोगे। आपको जब पता है कि भारत यहाँ पे है, भारत का जलवायु कैसा है? भारत का जलवायु भाई कर्क रेखा का, हमें पता है कि कर्क रेखा तक तो उष्ण क्षेत्र है, और कर्क से ऊपर आएगा शीतोष्ण। तो भारत का जलवायु तो उष्ण और शीतोष्ण दोनों है। ऐसा है, नियमों के आधार पे तो ये होना चाहिए ना भाई। सूर्य कितना सीधा चमका? 47 डिग्री, और 47 के बाद सीधा नहीं चमकता, कितने तिरछी जाती है? अरे कैसे जाती है? तो तिरछी जाएगी तो जोर आएगा, ठंडा कम होगा, गर्म ज्यादा, मतलब ठंडा ज्यादा रहेगा, गर्म कम होगा ना। किसके? एक तो डायरेक्ट मिलोगे, एक इनडायरेक्ट मिलोगे, दोनों बातों में फर्क है या नहीं है? अरे है या नहीं है? ये तो समझ रहे हो बराबर। तो
तो यहाँ पे ये समझो कि इंडिया का हम क्लाइमेट पता करना चाहेंगे और पूरी पृथ्वी कितने कटिबंध में बटी हुई है? 3 कटिबंध में। कितने कटिबंध में? 3 कटिबंध। समझे मेरी बात? तो अब ये 3 कटिबंध है, तो अब आप भारत का जलवायु पता कर सकते हो या नहीं कर सकते? जब हमें पता है कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का बीचों बीच ये रेखा हो गई, कर्क रेखा तो यही होगी ना। तो इसके इधर भारत और नीचे भारत, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, तो नीचे कर्क रेखा 23 डिग्री नीचे क्या? उष्ण, और ऊपर रहेगा उपोष्ण। उपोष्ण या शीतोष्ण। तो भारत की जलवायु कितने प्रकार की है? और कौन सी? उष्ण। क्या राजस्थान की पता कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 23.5 डिग्री डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण भारत, दक्षिण राजस्थान में, और पूरा राजस्थान ऊपर पड़ा है। अब 23.5 डिग्री के ऊपर अपने पड़ा था, राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण। कैसी है? डॉक्टर मिल गया। रटना पड़ा या समझना पड़ा? सारी बनाई के लिए आराम से दिमाग लगा सकते हैं। बाकी इसकी भौगोलिक परिस्थिति अलग है कि जैसे हिमालय पर्वत है, जिसे भारत की पूरी जलवायु उष्ण कटिबंध रहती है, जैसे शीत हवाएं नहीं आ पाती भारत में, उसके फैक्ट, उसके अपवाद हम पढ़ेंगे। यहां तक आने समझ में आई ना? आई या नहीं आई? तो थोड़ा निकले या नहीं लिखे? तो पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी। क्या कहलाता है? जियोग्राफी। क्या कहलाता है? जियोग्राफी। अब लिखना शुरू करो। ओके, अच्छे नोट्स बनाना आप लोग भी। संविधान मैं बनाया ना वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में। सब शुरू से करेंगे, ज्योग्राफी वाले वो आगे शुरू से करेंगे। आपका गहरा टॉपिक चलेगा, लेकिन इसमें ऐसे ही करना। देखो, भारत का भूगोल जिसमें एग्जाम जैसा अंदर लेंगे, आप कितना है नहीं, लेकिन पूरा पढ़ा होगा। भारत का भूगोल सारे लिखेंगे भूगोल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं? लिखो इसमें, भूगोल किसे कहते हैं? लिखो। लिखिए पहला क्वेश्चन, भूगोल किसे? लिखो, पृथ्वी के अध्ययन में सम्मिलित, पृथ्वी के अध्ययन में सम्मिलित महाद्वीप, पृथ्वी के अध्ययन में सम्मिलित महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पहाड़ियां, कटार, पृथ्वी के अध्ययन में सम्मिलित महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पहाड़ियां, कटार, मैदान, पर्वत, पहाड़ियां, कटार, क्या बोला कि मैंने? मैदान, नदी, झीलें, नदी, झीलें, जलवायु वनस्पति, जलवायु वनस्पति, नदी, झीलें, जलवायु वनस्पति, नदी, झीलें, जलवायु वनस्पति व मिट्टियों के अध्ययन को, मिट्टियों के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। भूगोल कहते हैं। लिखो, इन सब के अध्ययन की परिभाषा, इन सब के अध्ययन की परिभाषा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। इन सब के अध्ययन की परिभाषा, इन सब के अध्ययन की परिभाषा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। इन सब के अध्ययन की परिभाषा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है।
इन सबके अध्ययन की परिभाषा प्लेट, ये समझाया नहीं मैंने लेकिन आपको ऐसे ही करना है, भूगोल की परिभाषा लिखा हूं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेट टेक्टोनिक। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से, इसी सिद्धांत के माध्यम, क्योंकि इसी सिद्धांत के माध्यम से, क्योंकि इसी सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी की संरचना को समझते हैं, क्योंकि इसी सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी की संरचना को समझते हैं, पृथ्वी की संरचना को समझते हैं, पृथ्वी की संरचना को समझते हैं। आगे लिखो, पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन, पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन अक्षांश और देशांत रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन, पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन अक्षांश और देशांत रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन अक्षांश और देशांत रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। किन रेखाओं के माध्यम से किया जाता है? अक्षांश और देशांत रेखाओं के माध्यम से किया जाता है, जो एक काल्पनिक अध्ययन है, जो एक काल्पनिक अध्ययन है, जो एक काल्पनिक अध्ययन है। आधुनिक तरीके में, आधुनिक, देखो आधुनिक समय में, ऐसे लिखो, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में पृथ्वी का अध्ययन, आधुनिक समय में पृथ्वी का अध्ययन जीपीएस प्रणाली से किया जाता है। जीपीएस, आधुनिक समय में पृथ्वी का अध्ययन जीपीएस प्रणाली से किया जाता है। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस, बोलो मेरे साथ एक बार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सब बच्चे बोले, सब बोले भाई। कब आया था ये? 1970 में। कब आया था? 1970 में। आधुनिक समय में पृथ्वी का अध्ययन किस प्रणाली से किया जाता है? जीपीएस प्रणाली से किया जाता है। देखो, जीपीएस प्रणाली से किया जाता है। पृथ्वी, आधुनिक समय में पृथ्वी का अध्ययन किससे किया जाता है? जीपीएस। देखो, जीपीएस प्रणाली 1970 में आई। जीपीएस प्रणाली 1970 में आई। जीपीएस प्रणाली 1970 में। कब आई? 1970 में। देखो, जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ध्यान से सुनना, कुछ मौखिक बोल रहा हूं। 2434 सैटेलाइट लगा रखे अपने पृथ्वी के चारों ओर। कितने सैटेलाइट? जिससे एक्यूरेट 100% विशुद्ध अक्षांश और देशांतर का अध्ययन किया जाता है। 2434 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट? कब से लगाए जा रहे हैं? 1970 से। कब से? 1970 से। जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या मतलब होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो आप लिख रहे थे जीपीएस की फुल फॉर्म। क्या लिख रहे थे? जीपीएस। तो लिखो जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लिख लिया? ग्लोबल मतलब ग्लोब, ग्लोबल मतलब दुनिया, पोजिशनिंग मतलब स्थिति, सिस्टम मतलब प्रणाली। इसी को अंग्रेजी में नाम दे दिया जीपीएस। क्या नाम दे दिया? जीपीएस। फुल फॉर्म क्या बताइए? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कब से चल रहा है? 1970। अक्षांश देशांतर की प्रॉपर स्थिति किससे पता की जाती है? जीपीएस। समझ में आ गई बात? ये इसको तो समझेंगे अपन। तो लिखो जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लिख लिया? जीपीएस पूरी तरह से, लिखो इसमें, जीपीएस पूरी तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को परिभाषित करता है। जीपीएस पूरी तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को परिभाषित करता है। जीपीएस पूरी तरह से अक्षांश देशांतर रेखाओं को परिभाषित करता है, जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की अक्षीय गति, जिससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की अक्षीय गति, जिससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की अक्षीय गति
या घूर्णन गति, एक ही बात है, अक्षीय गति या घूर्णन गति, और परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति, परिक्रमण गति की वास्तविक स्थिति क्या है। मैंने दोबारा बोलना है इस बात को, क्या बोला था मैंने, अक्षीय गति या घूर्णन गति और परिक्रमण गति की वास्तविक स्थिति का पता लगता है, और परिक्रमण की वास्तविक गति का वास्तविक पता लगता है। ये साइंटिफिक तरीका, पहले इसको ऐसे बनाया गया था। ये बात लिख ली क्या सबने? लिख ली? अरे लिख ली ना सबने? लिखो। पृथ्वी, इस अक्षांश दिशा में बातें पढ़ेंगे, लेकिन पहले पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। देखो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। कितने प्रकार की गतियां? जीपीएस में लिखना है ये पर, समझ रहे हो मेरी बात? कितने प्रकार की गतियां? दो प्रकार। तो ऐसे लिखो, घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण। कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। देखो, घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं, घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं, घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं, घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं। इसी में समझो कि सारा अक्षांश देशांतर पूरा बेसिक यही है। घूर्णन गति से क्या बनते हैं? दिन रात। देखो, परिक्रमण गति से ऋतुएं बनती है, परिक्रमण गति से ऋतुएं बनती है, परिक्रमण गति से ऋतुएं बनती है। अगर आपने इस बात को सही समझा है तो ऐसा चित्र बना लो इसके नीचे। 21 जून, 21 से 23 मार्च, 21 से 23 सितंबर और 21 से 22 दिसंबर, यही बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। 17 कर्करेखा लिखना, ये लिख देना, बाकी कचरा मत लिखना, जो बताऊंगा अलग अलग जगह। मैंने एक साथ समझा दिया था इसको। दिन रात और ऋतुओं के नीचे आप ऐसा गोला बनाएंगे, कर्करेखा बनाएंगे, भूमध्य रेखा बनाएंगे, मकर रेखा बनाएंगे। यहाँ पे आप 21 जून करेंगे, यहाँ पे 21-22 दिसंबर करेंगे, यहाँ पे इधर सितंबर वाला स्टेटस, यहाँ पे मार्च वाला स्टेटस। समझाए तो आराम से कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, गलत मत करना। बढ़ाओ प्यारा सा। बना लिया सबने?